ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं यार, सुरक्षित हैं। सवाल को आप लोगों का स्वागत है हमारे इस विश्वास बैच के अंदर, जहां पर हम चाहते हैं कि हम आपके विश्वास को विश्वास में बदल दें। मतलब वो जो विश्वास आप लोगों का है ना कि यार मैं भी अच्छे नंबर ला सकता हूं, वो विश्वास पूरा हो जाए। ठीक है, और इसी विश्वास को पूरा करने के लिए हम इस विश्वास बैच को लेकर आए हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है गाइस। ठीक है जी, तो ये मान लीजिए कि आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे वन शॉट में खत्म। ठीक है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन वन शॉट होगा। और देखो अभी हमने मार्केटिंग कर लिया, होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी होगी जाके देख लेना। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद बाल को सेकंड सबसे बड़ा चैप्टर मैं लेके आ चुका हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और वन शॉट में खत्म कर देंगे। अगर आप जल्दी में हो तो 1.25 करके देख लेना, लेकिन देखना पूरा एक बार में। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं गाइस, बहुत ही शानदार तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन वन शॉट। चलिए सर, क्या क्या टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं एक बार ये देख लेते हैं सर। सबसे पहले तो यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मतलब क्या होता है, अपन ये देखेंगे। उसके बाद अपन करेंगे भैया फाइनेंशियल डिसीजंस को। फाइनेंशियल डिसीजन के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर और फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन और उसके फैक्टर्स किए जाएंगे। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन और उसके फैक्टर्स करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके फैक्टर्स करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर का नाम है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अपन वो कवर कर रहे होंगे। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग और लास्ट में उसके इंपॉर्टेंस रूल वगैरह करेंगे गाइस। ठीक है जी, ओके। तो बहुत बड़ा चैप्टर तो है, लेकिन ये मैक्सिमम जाएगा बाल को 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास। ठीक है, तो बने रहना, टिके रहना। मैं फिर बोल रहा हूं जल्दी में हो तो 1.25 करके देखना, लेकिन देखना पूरा वो भी एक बार में। ठीक है जी, चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? देखो यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना है सर। किसको मैनेज करना है सर? पैसे को मैनेज करना है। तो पैसे को जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आएगी तो हमें 2 वर्ड्स का ध्यान रखना है सर। जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आएगी सर, तो हम लोगों को 2 वर्ड्स का ध्यान रखना है। क्या? पहला प्रोक्योरमेंट, दूसरा यूजेस। तो पहला क्या है मेरे भाई? पहला है प्रोक्योरमेंट और दूसरा है यूजेस। सर पहला प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि पैसा कहां से आएगा और कहां यूज करेंगे। तो भैया पैसा कहां से आएगा और कहां लगाएंगे, इसी की मैनेजमेंट को अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो ध्यान रखना कि देयर आर 2 मेजर पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज प्रोक्योरमेंट एंड द सेकंड वन इज यूजेस। प्रोक्योरमेंट का मतलब कहां से आएगा, टू कलेक्ट। यूजेस का मतलब टू यूज। तो भैया कहां से कलेक्ट करेंगे और कहां पर यूज करेंगे, इसी की मैनेजमेंट को अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर है क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात बोल दी सर मैंने। क्या? पैसा कहां से आएगा और कहां लगाएंगे, इसी की मैनेजमेंट को अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहां पर देख लो मेरे भाई, बिल्कुल बेहतरीन से डेफिनेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद optimal procurement as well as uses of finance। uses of finance, तो भैया कहां से पैसा इकट्ठा करेंगे और कहां पर उसको यूज करेंगे, इसी की मैनेजमेंट को अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस गाइस। ठीक है, डन है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। सेम डेफिनेशन बाल को यहां पर लिखा हुआ है। क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, पैसे का यूज करना। ठीक है, तो सर प्रोक्योरमेंट के लिए बहुत सारे फंड्स, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हम उससे कंपेयर वगैरह करेंगे। तो फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर। तो भैया कौन कौन से, पैसा कहां कहां से आता है अपन ये देखेंगे, और पैसा कहां कहां लगाया जाता है अपन ये देखेंगे। तो मेनली डेफिनेशन आपकी यहीं तक है। क्या? कि भैया पैसा कहां से आएगा
और कहां लगाएंगे, इसी की मैनेजमेंट को अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है जी, डन है जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखो, दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेजर पिलर्स बताए थे मैंने, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स या फिर फाइनेंस। ठीक है जी, तो पैसा कहां से आएगा, कहां लगाएंगे, इसी की मैनेजमेंट को अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं गाइस। ठीक है जी, क्लियर। चलो सर आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक छोटा सा टॉपिक कराना चाहता हूं। ठीक है जी, बिजनेस फाइनेंस के बारे में। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने के लिए सर बिजनेस फाइनेंस का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस? सर फाइनेंस जो बिजनेस के अंदर होता है, जिसका इस्तेमाल करके अपन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, उसी को तो फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस कहते हैं सर, है ना सर? तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होगा? द फाइनेंस इन बिजनेस विच आर यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, जिसका इस्तेमाल अपन बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए करते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर अपन? बिजनेस फाइनेंस। ठीक है जी, ओके। तो एक बार जल्दी से डेफिनेशन लिख लो जल्दी से पहले। द फाइनेंस इन बिजनेस is known as the finance in business which are used for various activities is known as business finance। ठीक है जी, द फाइनेंस इन बिजनेस विच इज यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। क्लियर क्लियर, आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर फाइनेंस इज रिक्वायर्ड भाई फाइनेंस क्यों चाहिए कंपनी के अंदर? सर टू स्टैब्लिश अ बिजनेस, टू इस्टेब्लिश और स्टार्ट अ बिजनेस। सर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए सर? फाइनेंस चाहिए, सुनो। बहुत सिंपल सी बात बोल दी सर आपने तो। भाई फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टैब्लिश अ बिजनेस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, क्लियर हो गया? हाँ सर, बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस होता है, जो अपन बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। ठीक है जी सर, कौन कौन सी एक्टिविटीज? तो पहली एक्टिविटी तो ये है कि बिजनेस खोलने के लिए चाहिए पैसा, यस और नो? तो सर टू स्टैब्लिश और टू स्टार्ट अ बिजनेस। दूसरा टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज, टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज और रन इट। तो सर डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए या फिर बिजनेस को चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है सर? पैसा चाहिए होता है। उस पैसे को अपन क्या बोलते हैं सर? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। टू स्टैब्लिश स्टार्ट अ बिजनेस, टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज और रन इट। ठीक है, टू ग्रो और एक्सपैंड इट। सर ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, एक एरिया फिर दो एरिया फिर चार एरिया, सर एक ब्रांच फिर दो ब्रांच फिर 10 ब्रांच, है ना? तो उसके लिए क्या चाहिए सर? अपने को फाइनेंस चाहिए। नेक्स्ट टू डाइवर्सिफाई एंड मॉडर्नाइज इट, तो भैया डाइवर्सिफाई करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए अपने को क्या चाहिए भैया? पैसा चाहिए। डाइवर्सिफाई और मॉडर्नाइज करने के लिए अपने को क्या चाहिए सर? फाइनेंस चाहिए। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो सर मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मैंने फुटवेयर भी खोल लिया, क्या है सर? डाइवर्सिफाई करना कहते हैं। इसे ग्रो करना नहीं कहते, क्योंकि ग्रो का मतलब तो क्या है? एक ही चीज का आप दूसरी ब्रांच खोल रहे हो, एक्सपेंड करना भी नहीं कहते। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है कि आप कोई और नया बिजनेस खोल रहे हो, कोई और नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो, ठीक है जी, जो एक अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो दैट इज नोन एज डाइवर्सिफाई करना। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं बाल को आप लोगों के लिए। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है एडिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट लाइन, एडिंग
अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। सर एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करना इज नोन एज डाइवर्सिफाई। मॉडर्नाइज क्या होता है सर? पहले अपन ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते थे, अब अपन स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं। तो ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड का क्या होता है सर? मॉडर्नाइज। और स्मार्ट बोर्ड के लिए क्या चाहिए सर? फाइनेंस चाहिए सर, दैट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? जल्दी बताइए प्लीज, क्लियर हो गया क्या? The finance in business which are used for various activities is known as business finance, and finance is required to establish it or start it, to carry out day-to-day activities या फिर run it, to diversify or modernize it, to grow or expand it guys। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए सर, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं सर अपन। अब बात करते हैं सर फाइनेंशियल डिसीजंस की। हाँ जी सर, टॉपिक इज फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या होता है सर फाइनेंशियल डिसीजंस? जल्दी से बता दो सर। फाइनेंशियल डिसीजन, द डिसीजन रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फाइनेंशियल डिसीजन। सर कंपनी की फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसे क्या बोलते होंगे? फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है जी, तो मैं एक बार लिख देता हूं बाल को। द डिसीजन रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द decision regarding the finance of the organization, the decision regarding the finance of the organization is known as financial डिसीजंस। ठीक है जी, द डिसीजन रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फाइनेंशियल डिसीजंस। तो कंपनी के फाइनेंस के रिगार्डिंग अपन जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे उसे क्या बोलेंगे सर अपन? फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है जी। अच्छा सर, कौन लेता है फाइनेंशियल डिसीजन? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ बाल को। सर कौन लेता है फाइनेंशियल डिसीजंस? सर फाइनेंशियल डिसीजंस आर टेकन ओवर बाय द सीएफओ। The financial decision are taken over by the CFO, Chief Financing Officer। Chief Financing Officer। पेपर में एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है क्या? Who take the financial decision? CFO, Chief Financial Officer। आ जाओ सर। सर कितने होते हैं सर फाइनेंशियल डिसीजंस? तो मेरे भाई देयर आर 3 फाइनेंशियल डिसीजन। सर इन टोटल 3 फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं सर। पहला, द फर्स्ट वन इज गाइस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड द सेकंड वन इज गाइस फाइनेंसिंग डिसीजन। And the third one is guys dividend decision। ठीक है जी, तो ये 3 डिसीजन बालको होते हैं, 3 फाइनेंशियल डिसीजन। अच्छा ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना जो पूरे चैप्टर का बेस बनाता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो ये मान लो आपको चैप्टर का बेस क्लियर हो गया। तो बड़े ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है जी, चलिए सर। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो नाम से आइडिया लग रहा है क्या सर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या डिसीजन लेंगे सर? इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ही लेंगे। तो भैया इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी डिसाइड अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट। सर कहां इन्वेस्ट करें? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अपन ये डिसीजन लेते हैं क्या कि इन्वेस्टमेंट कहां करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाल को हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहां किया जाए। तो सर इन्वेस्टमेंट कहां कहां की जाती है सर? देखो भाई, या तो इन्वेस्टमेंट अपन लॉन्ग टर्म पे करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट अपन शॉर्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है जी। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है जी, ओके। अच्छा बाल को एक नंबर का एमसीक्यू आता है
कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग। सर कैपिटल बजटिंग क्या होता है? तो भैया मैं बता दूं आपको, लॉन्ग टर्म को अपन फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं और इसी को अपन जो है कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं गाइस, ठीक है। कैपिटल बजटिंग। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है जी। तो भैया जल्दी से बताओ कि हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या डिसीजन लिया? हाँ जी जल्दी से बताइए प्लीज। सर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या डिसीजन लिया कि सर पैसा लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करूं या पैसा शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्ट करूं? सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। सर जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग। क्लियर? क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगा सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट वन इज गाइस फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है सर? फाइनेंसिंग डिसीजन में अपन ये डिसीजन लेते हैं सर, सर जी फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर अपन ये डिसीजन लेते हैं कि पैसा किस सोर्स से कंपनी में आएगा, पैसा किस स्रोत से कंपनी के अंदर आएगा बाल को, उसे क्या बोलते हैं सर अपन? हाँ, हाँ, सर पैसा किस सोर्स से कंपनी के अंदर आएगा? सर या तो पैसा डेट से आएगा या फिर पैसा इक्विटी से आएगा। सर इन द फाइनेंसिंग डिसीजन वी डिसाइड अबाउट फ्रॉम विच सोर्स वी विल कलेक्ट द मनी, फ्रॉम विच सोर्स वी विल रेज द मनी। हम सर पैसा किस सोर्स से रेज करेंगे, अपने को ये डिसीजन लेना है। सर पैसा कौन कौन से सोर्स से रेज होता है भाई? या तो पैसा डेट से रेज होता है या फिर पैसा इक्विटी से रेज होता है। भाई या तो पैसा डेट से रेज होगा सर या फिर पैसा सर जी इक्विटी से रेज होगा, ठीक है जी। सर डेट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? जल्दी बताओ सर, डेट को अपन और क्या बोलते हैं? सर डेट को बोलते हैं अपन बोरोड फंड। डेट को क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड। एंड सर इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स फंड। अच्छा ओनर्स फंड इज ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स फंड, है ना? चलिए सर। अच्छा सर एक बात बताओ जल्दी से, सर डेट को अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं या बोरोड फंड को अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सर बोरोड फंड को अपन सिंपल लैंग्वेज के अंदर सर जी बोलते हैं लोन, ठीक है जी। सर जी इक्विटी को अपन सिंपल लैंग्वेज में या ओनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड को अपन सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल, ठीक है जी। तो डेट मतलब लोन, इक्विटी मतलब कैपिटल। अब जल्दी से बता दो कि सर डेट के बदले, लोन के बदले हम क्या देते हैं? सर कंपनी में अगर लोन लाएंगे तो सर डेट के बदले तो अपन इंटरेस्ट पे करते हैं सर, डेट के बदले तो सर जी हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, बहुत बढ़िया। और सर इक्विटी के बदले क्या पे करते हैं? तो इक्विटी के बदले गाइस हम लोग जो हैं डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। सो इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी डिसाइड अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। इन द फाइनेंसिंग डिसीजन वी डिसाइड अबाउट फ्रॉम विच सोर्स वी विल रेज द मनी, पैसा कौन से सोर्स से रेज किया जाएगा, डेट और इक्विटी। डेट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड, equity is also known as owner's fund, and in simple language it is called loan, and in simple language it is called capital. The return on debt is known as interest and the return on equity is known as dividend. Clear? Clear है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी बताइए प्लीज। क्लियर है एवरीवन? चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर, क्लियर है तो। सर डिविडेंड डिसीजन में अपन क्या डिसीजन लेंगे? सबसे पहले तो समझो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? अब मान लीजिए बाल को
सर मान लीजिए कि ये प्रॉफिट है, ये पूरा जो है रोटी टाइप होता है, तो ये मान लीजिए पूरा प्रॉफिट है। अब सर प्रॉफिट का ये हिस्सा जो मैं बांट रहा हूं शेयर होल्डर्स में, जैसे मान लो ये शेडेड वाला हिस्सा ना, शेडेड वाला, जो शेडेड वाला हिस्सा है गाइस, ये वाला हिस्सा जो है मैं शेयर होल्डर्स में बांटूंगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा गाइस अपन क्या करेंगे, ये वाले हिस्से को हम लोग शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। सो जो पोर्शन हम लोग प्रॉफिट का, वो पोर्शन जो हम बांटेंगे उसे बोलते हैं गाइस अपन डिविडेंड, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड। सर प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बांटा जाएगा हम उसे डिविडेंड कहेंगे, और सर प्रॉफिट का वो हिस्सा जो अपन नहीं बांटेंगे उसे बोलते हैं जी रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सर जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसे बोलते हैं डिविडेंड, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर, इतना क्लियर। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज डिविडेंड एंड द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। क्लियर है। चलो भाई तो आगे सुनो। अब डिविडेंड डिसीजन में गाइस ये डिसीजन लेते हैं कि डिविडेंड ज्यादा दें, डिविडेंड कम दें, या फिर डिविडेंड ना दें। डिविडेंड ना देना मतलब रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। सो इन द डिविडेंड डिसीजन वी विल डिसाइड दैट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड और वी शुड डिस्ट्रीब्यूट लेस डिविडेंड, और वी शुड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लियर है, क्लियर है। तो तीनों डिसीजन क्लियर हो गए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे करे, शॉर्ट टर्म पे करे। सर फाइनेंसिंग डिसीजन में पैसा डेट से लाएं या इक्विटी से लाएं, और डिविडेंड डिसीजन में ज्यादा डिविडेंड है, कम डिविडेंड है, या फिर ना डिविडेंड है। क्लियर, क्लियर। चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो। ये सारा बाल को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भैया हमने बता ही दिया आपको इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, ये डिसाइड होता है। सर फाइनेंसिंग डिसीजन में पैसा किस सोर्स से आएगा, ये डिसाइड होता है। एंड डिविडेंड डिसीजन में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिसाइड होता है गाइस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सर फिक्स्ड कैपिटल से। एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जल्दी बताइए प्लीज। सर फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, सर टोटल कैपिटल का वो हिस्सा जो अपन फिक्स्ड असेट्स पे लगाते हैं या लॉन्ग टर्म असेट्स पे लगाते हैं। सर जल्दी बताओ प्लीज, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। क्या टोटल कैपिटल का वो हिस्सा जो अपन फिक्स्ड असेट्स पर या लॉन्ग टर्म असेट्स पर लगाएंगे उसे बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। द part of total capital which is invested on long-term assets or fixed assets is known as फिक्स्ड कैपिटल। सर कैपिटल का वो हिस्सा जो अपन लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स पे लगाते हैं उसे बोलते हैं गाइस फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है जी। अब बाल को जो फिक्स्ड कैपिटल है उसके एग्जांपल देखिए प्लीज। फॉर एग्जांपल पहला परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करना क्या होगा सर, फिक्स्ड कैपिटल होगी हमारी, फिक्स्ड कैपिटल हो गई ना सर। लॉन्ग टर्म एसेट्स पे लगाया है, फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया है, ठीक है। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेकेंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड परचेज ऑफ furniture and
फिक्सचर। ठीक है जी, क्लियर। इसे बोलते हैं मेरे भाई फिक्स्ड कैपिटल। तो कैपिटल का वो हिस्सा जो अपन फिक्स एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स पे लगाते हैं उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एग्जांपल, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्लियर, क्लियर। चलिए सर, अब आते हैं सर फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, हो सकता है कि आपकी बुक में बाल को ये टॉपिक आगे हो, लेकिन मैंने इसको डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से और ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है मैंने इसको अरेंज कर रखा आगे पीछे। ठीक है जी, टॉपिक सारे कवर कराऊंगा, बस हो सकता है कि आपकी बुक में या बाद में हो, मैं पहले करा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा बालको, जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा ना उस तरह से आपको ही मिलेगा नहीं, सिर्फ कॉमर्स वाला पे ही मिलेगा। ठीक है जी, जो कंटेंट जिस स्टाइल में मैं कंटेंट देने वाला हूं वो कहीं और नहीं मिलता। ठीक है जी, ओके, ये खूबी है हमारी। ओके, तो क्या होगा जी, आपके बुक में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे होंगे, लेकिन अपन इसको बस एरो के माध्यम से समझा देंगे बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, चलिए समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर पहला फैक्टर क्या है सर? नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कितने नेचर होते हैं? तो मैं क्लास 11th में की पहली क्लास में बता देता हूं कि भैया बिजनेस के दो नेचर होते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा मुझसे क्लास 11 तो कोई बात नहीं, हम आपको आज बता रहे हैं कि सर बिजनेस के दो ही नेचर होते हैं, या तो माल बनाने का बिजनेस होता है या फिर माल बांटने का बिजनेस होता है। ठीक है जी, तो दो ही बिजनेस होते हैं सर। क्या क्या? या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, ठीक है जी सर, या फिर ट्रेडिंग बिजनेस होगा। ओके, इसको ट्रेडिंग को बाल को अपन सर्विस भी बोल देते हैं कई बार ना, तो सर्विस बिजनेस है। अगर तो भैया पहली बात सुनो कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, माल बनाने का बिजनेस है, तो माल बनाने में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगती है ना, माल बांटने में फिक्स्ड कैपिटल कम लगती है। सिंपल सी बात है सर, माल बनाने में प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड सब चाहिए होगा, और माल बांटने में ये सब चीजें कम चाहिए होती हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी और ट्रेडिंग में फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई एंड ट्रेडिंग में या सर्विस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लो एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? सेकंड पॉइंट पे आते हैं सर। सेकंड पॉइंट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो भैया दो ही स्केल होते हैं सर, एक होता है लार्ज स्केल और एक होता है स्मॉल स्केल। सर लार्ज स्केल में क्या होगा? सर लार्ज स्केल में काम करेंगे, बड़े लेवल पे काम करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है सर। अगर बड़े लेवल पे काम करेंगे, लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और अगर स्मॉल स्केल पे काम करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी। ठीक है, अगला है चॉइस ऑफ टेक्निक। 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखा होगा। टेक्निक के दो तरीके थे सर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सर एक है लेबर इंटेंसिव, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है जी, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। सर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि भैया जब आप लोग कैपिटल का इस्तेमाल करते हो, मतलब मशीनरी का इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा, और लेबर का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा। तो सर कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और लेबर के केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगी, मतलब फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। ठीक है जी, ओके। तो कैपिटल इंटेंसिव के केस में सर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई एंड इन केस ऑफ लेबर इंटेंसिव द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो। क्लियर? क्लियर? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। सर आप क्या कर रहे हो, आप जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम कर रहे हो, मतलब आप जो है अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हो अपनी प्रोडक्शन के अंदर, तो क्या होगा। और अगर आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करते, मतलब आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा। सर अगर मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बार बार मतलब अपडेटेड वाली का कर रहा हूं, मेरी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अप टू डेट है, नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपन करेंगे, बार बार टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड ही नहीं कर रहे हो, वही पुराने तरीके, घिसे पिटे तरीके से काम कर रहे हो, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी।
तो अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ज्यादा तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कम तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। ठीक है जी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सर जी अगर ग्रोथ ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, और ग्रोथ कम करेंगे तो क्या होगा। सर ज्यादा ग्रोथ करेंगे, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, एक मशीनरी, दो मशीनरी, चार मशीनरी, तो ज्यादा ग्रोथ करने से फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, है ना सर। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और ग्रोथ कम करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हमारी कम होगी। सिंपल, क्लियर। चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। सर डाइवर्सिफिकेशन बताया था मैंने, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब पहले भी क्या, डाइवर्सिफाई करना, एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मैंने फुटवेयर भी खोल लिया, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है जी, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर, एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। सर एक नया तरह का बिजनेस खोलना इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। और सर अगर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, और डाइवर्सिफिकेशन कम करेंगे तो क्या होगा। सर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, डाइवर्सिफिकेशन कम करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। डन। डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, डाइवर्सिफिकेशन कम तो फिक्स्ड कैपिटल कम। डन। चलिए सर अगला है सर फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। सर जब पैसे के विकल्प ज्यादा होते हैं ना तो क्या होगा, और जब फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव कम होंगे तो क्या होगा। जैसे मान लो बाल को आपको एक बुक खरीदनी है, तो अगर बुक सेकेंड हैंड अवेलेबल है तो पैसा कम लग सकता है, दोस्त के पास अवेलेबल है तो और कम लग सकता है, और खरीद भी सकते हैं। तो तीन ऑप्शन है मेरे पास, क्या, या तो खरीदूंगा तो ज्यादा लगेगी, दोस्त की मिल जाएगी तो बिल्कुल नहीं लगेगी, और सेकेंड हैंड मिलेगी तो कम लगेगी। तो जितने ज्यादा ऑप्शन पैसा उतना कम लग सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो तो आपको खरीदनी पड़ेगी और फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, है ना। तो जब ऑप्शंस कम होते हैं, जब ऑप्शंस कम होते हैं बालको तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगती है। जब ऑप्शंस कम होते हैं बालको तो फिक्स्ड कैपिटल जो है गाइस ज्यादा लगती है। और जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, यार ये भी अवेलेबल है, दोस्त का भी अवेलेबल है, सेकेंड हैंड भी अवेलेबल है, रेंट पे भी अवेलेबल है, तो उस केस में आपके पैसे कम लग सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लो। ठीक है, तो अल्टरनेटिव कम होते हैं तो ज्यादा लगती है रिक्वायरमेंट, और अल्टरनेटिव ज्यादा होते हैं तो रिक्वायरमेंट कम लग सकती है गाइस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो भैया अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है जी, तो क्या होगा, और अगर आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा। अब डायरेक्ट माल, जैसे मान लो बालको मैगडी है सर, पिज्जा हट है, खुद के ब्रांचेस खोल खोल के डायरेक्टली कस्टमर को बांट रहे हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट मैगी है सर, होलसेलर रिटेलर के थ्रू बांटा जा रहा है, तो क्या होगा। सर अगर डायरेक्ट बांटेंगे खुद की ब्रांच सर अगर डायरेक्ट बांटेंगे, खुद की ब्रांच खोल खोल के बांटेंगे तो सर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी, है ना। और इनडायरेक्ट बांटेंगे, होलसेलर रिटेलर के थ्रू बांटेंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, मतलब फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। ठीक है जी, ओके। तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, ठीक है, और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम। क्लियर, सिंपल। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब जैसे मान को एग्जांपल लेता हूं, पहले सारे बैंक्स हैं, यस बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, सर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, इतने सारे बैंक है सर, बैंक ऑफ इंडिया। क्या हर बैंक का हर एरिया में एटीएम है लगातार लाइन से? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बैंकों ने आपस में कोलैबोरेशन कर रखा है, भैया मैं तेरे एटीएम से निकाल लूंगा, तू मेरे से निकाल लियो। मान लो बालकों के अगर ये कोलैबोरेशन नहीं होता तो हर बैंक को हर एरिया में एटीएम खोलने पड़ते लाइन से, है ना। लेकिन अभी तो कोलैबोरेशन है,
तो हर बैंक को हर एरिया में एटीएम नहीं खोलना पड़ रहा और फिक्स्ड कैपिटल कम लग रही है। लेकिन अगर ये कोलैबोरेशन नहीं होता तो हर बैंक को हर एरिया में एटीएम खोलना पड़ता और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती। तो कोलैबोरेशन ज्यादा तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। कोलैबोरेशन अगर ज्यादा है तो क्या हुआ सर, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगी। और अगर कोलैबोरेशन कम है या कोलैबोरेशन नहीं है तो क्या होगा सर, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी। डन। बैंक का एग्जांपल मैंने दिया, आपकी बुक में भी होगा ये, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं सर वर्किंग कैपिटल की। तो क्या होता है सर वर्किंग कैपिटल? सर वर्किंग कैपिटल टोटल कैपिटल का वो प्रोपोर्शन होता है जो करंट असेट्स या फिर शॉर्ट टर्म असेट्स पर लगाया जाएगा। ध्यान से देखिए, वर्किंग कैपिटल मींस द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड ऑन शॉर्ट टर्म असेट्स और करंट असेट्स। सर शॉर्ट टर्म असेट्स और करंट असेट्स पे जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। मैंने क्या बोला था, शॉर्ट टर्म असेट्स और करंट असेट्स पर जो पैसा लगाया जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे मेरे भाई, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। क्लियर है क्या, सिंपल है क्या? चलिए जी सर फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक बार ये देखते हैं। सर पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, सर बिजनेस के दो ही नेचर होते हैं। कौन कौन से सर? एक होगा मैन्युफैक्चरिंग, सर दूसरा होगा ट्रेडिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग केस में फिक्स्ड कैप वर्किंग कैपिटल की बात चल रही है ना भाई, माल बनाने में भी तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। सर इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पावर, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, है ना। तो सर मैन्युफैक्चरिंग के केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है और ट्रेडिंग में वर्किंग कैपिटल कम लगती है। ट्रेडिंग का मतलब सर्विस भी होता है। तो माल बनाने में वर्किंग कैपिटल ज्यादा और माल बांटने में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। आगे बढ़ जाओ सर। स्केल ऑफ ऑपरेशन। सर दो स्केल होते हैं सर, एक होता है मेरे भाई लार्ज स्केल और एक होता है मेरे भाई स्मॉल स्केल। सर लार्ज स्केल में वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी और स्मॉल स्केल में मेरे भाई वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। सिंपल सी बात है सर। लार्ज स्केल पे काम करोगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल पे काम करोगे तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बिजनेस साइकिल। तो बालकों बिजनेस साइकिल क्या होता है, देखिए ध्यान से प्लीज। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, अगेन बूम। क्या होता है मेरे भाई, सब बोलते हैं बिजनेस साइकिल। सर मार्केट में कभी तेजी होगी, फिर गिरावट आएगी, फिर मंदी होगी, फिर दोबारा से रिकवरी होगी, फिर दोबारा तेजी आ जाएगी, इसे बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो भैया मार्केट में बूम होगा तो क्या होगा और मार्केट में डिप्रेशन होगा तो क्या होगा? सर मार्केट में बूम होगा तो हर चीज की डिमांड ज्यादा होगी, सर पैसे ज्यादा लगेंगे, है ना। ओके, तो इस केस में सर वर्किंग कैपिटल ज्यादा। मार्केट में डिप्रेशन है, मंदी है, किसी चीज की डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है तो पैसा कम खर्चा होगा, वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। क्लियर, सिंपल, समझ में आया? चलिए सर समझ में आया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मेरे भाई महंगाई। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, महंगाई ज्यादा होगी तो हर चीज महंगी मिलेगी तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। और सर अगर इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई कम होगी, ठीक है जी, तो वर्किंग कैपिटल भी अपने को कम चाहिए। सिंपल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला है सीजनल फैक्टर। तो मेरे भाई दो सीजन होते हैं सर, एक होता है पीक सीजन और एक होता है लीन सीजन। अब मेरे भाई पीक सीजन का मतलब क्या है? तो जैसे मालूम आपको दिवाली आ रही है, पटाखों का बिजनेस क्या है सर? पटाखों का बिजनेस मेरे भाई पीक सीजन पे आ जाएगा, है ना। और कूलर पंखे वाले, सर्दियों में कूलर पंखे की डिमांड नहीं होती तो उसको बोलते हैं लीन सीजन। तो भैया जब आपका सीजन पीक पर होगा, काम ज्यादा करोगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा चाहिए। और जब आपका सीजन लीन होगा, मंदी चल रही होगी, काम ही नहीं है आपके बिजनेस के अंदर, तो भैया काम कम होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम ही चाहिए फिर तो। ठीक है। अगला है जी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सर अगर ग्रोथ ज्यादा करेंगे
तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, और अपन अगर ग्रोथ कम करेंगे तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। सर ऐसा क्यों, अभी बात बताओ। सर अपन फैन से एसी पे चले गए, सर इससे ग्रोथ बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। लेकिन फैन में बिजली का बिल कम आता था, सर एसी में बिजली का बिल ज्यादा आएगा, तो वर्किंग कैपिटल भी तो बढ़ रही है साथ साथ। बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो ग्रोथ ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, ग्रोथ कम तो वर्किंग कैपिटल कम। डन। आगे बढ़ते हैं सर। अगला है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। याद है चैप्टर 1 मैनेजमेंट एफिशिएंसी, सी मतलब कॉस्ट। तो मेरे भाई अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसका मतलब होगा कि कॉस्ट कम लग रही है। सर एफिशिएंसी का मतलब क्या था, कॉस्ट कम करना। तो एफिशिएंसी ज्यादा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा मतलब कॉस्ट कम, कॉस्ट कम मतलब वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। सर अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम है तो मतलब आपकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग रही है, और ज्यादा लगेगी तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। डन। प्रोडक्शन साइकिल पे आते हैं सर। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बीच के साइकिल को क्या बोलते हैं मेरे भाई, बिजनेस साइकिल। ठीक है जी। तो बिजनेस साइकिल मींस कन्वर्टेड द टाइम पीरियड between converting the raw material into the finished goods. The time period between the converting the raw material into the finished goods is known as production cycle. ठीक है जी। और अगर आप एक बात बताओ सर, प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होगा तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी लगेगा। और अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा होगा तो सर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कम टाइम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। डन। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रेडिट अलाउड। अलाउड, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, अलाउ मतलब देना। तो सर अगर मैं उधार ज्यादा दूंगा, क्रेडिट अलाउ जो है ज्यादा करूंगा, उधार ज्यादा दे रहा हूं, तो उधार देने के लिए अपनी जेब में ज्यादा होना चाहिए। अगर आप लोगों को उधार दे रहे हो तो आपको उधार कब दे पाऊंगा, जब मेरी जेब में ज्यादा होगा। तो भैया इस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और जब क्रेडिट अलाउ कम करूंगा, उधार दूंगा ही नहीं, उधार नहीं दूंगा तो कैश में मिलेगा, और कैश मिलता रहेगा तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगला है सर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अंदर समझेंगे मेरे भाई लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है, जैसे मान लो बालको मैंने आज ऑर्डर दिया रॉ मटेरियल का, आज तारीख थी मेरे भाई जो है 24, ठीक है जी 24 तारीख है आज, और अपना 24/10/2023 को मैंने ऑर्डर दिया, एंड 24/11/2023 को मेरा माल रिसीव हुआ। तो प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, and receiving the order of raw material, ठीक है जी। तो लीड टाइम क्या होता है सर, लीड टाइम इज अ टाइम बिटवीन, एक महीना क्या है सर, ये एक महीना का टाइम है, तो एक महीना क्या हो गया सर, ये से लीड टाइम बोलेंगे। तो लीड टाइम इज अ टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैंने आज रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया, एक महीने बाद आएगा, तो ये एक महीने का टाइम पीरियड जो है उसे अपन लीड टाइम बोलते हैं। सो लीड टाइम इज अ टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी, ओके। अब बालको अगर लीड टाइम बड़ा होगा तो सर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर लीड टाइम छोटा होगा तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सर क्यों, अब जैसे मान लो बालको 6 महीने का लीड टाइम है, तो आपने मान लो आज ऑर्डर दिया, 6 महीने बाद रॉ मटेरियल आएगा, तो 6 महीने खाली तो नहीं बैठेंगे,
6 महीने का एडवांस में स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो लीड टाइम ज्यादा बढ़ा तो एडवांस स्टॉक ज्यादा, एडवांस स्टॉक ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। सर लीड टाइम 2 दिन, तो 2 दिन का एडवांस स्टॉक चाहिए, तो 2 दिन के एडवांस स्टॉक के लिए पैसा भी कम लगेगा, 6 महीने के एडवांस स्टॉक के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो लीड टाइम बढ़ा, एडवांस स्टॉक ज्यादा, एडवांस स्टॉक ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, लीड टाइम कम तो एडवांस स्टॉक कम, एडवांस स्टॉक कम तो वर्किंग कैपिटल कम। क्लियर? क्लियर? चलिए सर, अब बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। तो आपको याद होगा सर, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने ये डिसीजन लिया था कि पैसा डेट से आएगा या फिर पैसा इक्विटी से आएगा। बाल को डेट के ऊपर देते हैं अपन इंटरेस्ट और इक्विटी के ऊपर देते हैं अपन डिविडेंड। सर इंटरेस्ट जो होता है ना वो एक कंपल्सरी पेमेंट होता है, और सर जो डिविडेंड जो होता है वो एक ऑप्शनल पेमेंट होता है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बाल को एक बात बताओ यार, आपने माइक्रो में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, पढ़ा था ना? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। सर पेप्सी और कोक है ना, पेप्सी और कोक, सर टी और कॉफी, तो इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर, एक जगह के एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली बाल को डेट और इक्विटी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह तो है। सर डेट से भी पैसा आ सकता है और इक्विटी से भी पैसा आ सकता है। सर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो 10 लाख रुपए मैं डेट से भी ला सकता हूं और मैं इक्विटी से भी ला सकता हूं। बोथ आर प्रोवाइडिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी। तो डेट और इक्विटी कहीं ना कहीं बाल को सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर पेप्सी महंगी थी तो अपन कोक पी रहे थे और कोक महंगी थी तो अपन पेप्सी पी रहे थे। अगर चाय महंगी थी तो अपन कॉफी पी रहे थे, कॉफी महंगी थी तो अपन चाय पी रहे थे, है ना? इस बात को भी ध्यान रखना, चलो इस्तेमाल पड़ेगा ये भी। सर अब बात करते हैं सर फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन की। सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला भाई कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। तो पहले तो मुझे बताओ सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट? सर कॉस्ट ऑफ डेट इज इंटरेस्ट। सर मैं पेन लाया 10 रुपए दिए, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेन? 10 रुपए। अगर मैं डेट लाया इंटरेस्ट दिया तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट? इट इज इंटरेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेट मतलब जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा देना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, तो क्या करेंगे अपन? सर डेट ज्यादा है, डेट की कॉस्ट ज्यादा है, डेट महंगा पड़ रहा है तो इक्विटी लाएंगे ना भाई। पेप्सी महंगी थी तो कोक ला रहे थे ना, डेट महंगा है तो अपन इक्विटी लाएंगे, विल प्रेफर मोर इक्विटी। और अगर मेरे भाई कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो, कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो सर इंटरेस्ट जो है तो कम देना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता पड़ रहा है। तो अगर डेट सस्ता पड़ रहा है तो फिर तो डेट ही ज्यादा लाएंगे ना। अगर कॉफी सस्ती पड़ रही थी तो अपन कॉफी ज्यादा ला रहे थे, तो डेट सस्ता पड़ रहा है तो अपन डेट जो है ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इफ द कॉस्ट ऑफ डेट इज हाई देन विल प्रेफर मोर इक्विटी, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ डेट इज लो देन विल प्रेफर मोर डेट। सिंपल। आगे बढ़ते हैं सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाओ भैया। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब डिविडेंड जो है वो अपने को ज्यादा देना पड़ रहा है, तो अगर इक्विटी महंगी पड़ रही है तो अपन डेट ज्यादा लाएंगे। पेप्सी महंगी थी तो कोक ज्यादा ला रहे थे ना, तो इक्विटी महंगी है तो डेट ज्यादा लाएंगे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर कम है तो विल प्रेफर मोर इक्विटी। भाई इक्विटी सस्ती पड़ रही है, इक्विटी की कॉस्ट कम है तो इक्विटी ज्यादा लाए, ठीक है। अगला है फ्लोटेशन कॉस्ट। सर मार्केट से पैसा उठाने में जो पैसा लगता है उसे बोलते हैं अपन फ्लोटेशन कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। सर फंड्स को रेज करने में जो कॉस्ट लगती है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। भाई मार्केट से पैसा उठाने में भी तो पैसा लगता है ना, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, फंड्स रेज करने में कॉस्ट लगती है। तो मेरे भाई अगर फ्लोटेशन कॉस्ट डेट की ज्यादा है, मतलब मार्केट से डेट उठाना महंगा पड़ रहा है, मार्केट से डेट के थ्रू पैसा रेज करना महंगा पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? अपन इक्विटी ज्यादा लेंगे। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट
इक्विटी की ज्यादा है, मतलब मार्केट से इक्विटी के थ्रू पैसा उठाना महंगा पड़ रहा है, तो अपन क्या करेंगे सर, डेट जो है ज्यादा प्रेफर करेंगे। सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश का आना जाना, इसे बोलते हैं कैश फ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो of cash is known as cash flow. Inflow and outflow of cash is known as cash flow. भाई कैश का आना और जाना कैश फ्लो कहलाता है। अब एक बात बताओ सर, अगर मेरी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा है, मतलब क्या है, करोड़ों आ रहे हैं करोड़ों जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, पैसा बहुत आ रहा है, इंटरेस्ट आसानी से दे दूंगा, तो यहां पर डेट ज्यादा लेंगे। भाई जब करोड़ों आ रहे हैं करोड़ों जा रहे हैं, रोज का कैश का बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, तो इंटरेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेट ले लो। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन कम है, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं थोड़े बहुत चले जा रहे हैं, तो इक्विटी लीजिए ना, क्योंकि इक्विटी के ऊपर जो डिविडेंड देंगे, पैसा नहीं होगा तो आप उन्हें मना कर सकते हो, पैसा नहीं होगा तो आप उन्हें मना कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी की पेमेंट ऑप्शनल थी। पैसा नहीं है भाई, अभी नहीं है, बाद में अयोजा, मना कर दिया, क्योंकि कैश फ्लो था ही नहीं। तो कैश फ्लो पोजीशन कम होता है तो हमें इक्विटी लेना चाहिए गाइस, ठीक है। वी शुड प्रेफर मोर इक्विटी। आगे बढ़िए सर। रिस्क, सर रिस्क, इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क, अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो तो आप डेट ज्यादा लीजिए, क्योंकि डेट वाले को ज्यादा रिस्की है, हमें इंटरेस्ट देना ही देना है, भले ही कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए। सो इफ द कंपनी इज रेडी टू टेक द रिस्क, देन वी शुड टेक मोर डेट। And if the company don't want to take the risk, कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इक्विटी ले आओ, क्योंकि इक्विटी में प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्लियर, सिंपल, क्लियर है, सिंपल है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर अगर सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का लेवल ज्यादा है, मतलब सर, अच्छा ये बताओ पहले, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों में से फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? तो इंटरेस्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि हमें देनी है, भले कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए। डिविडेंड सर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपका ऑलरेडी ज्यादा है, सर फिक्स्ड कॉस्ट के बोझ के तले आप ऑलरेडी दबे हुए हो, आपकी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? सर अपन इक्विटी ज्यादा लेंगे, क्योंकि अगर मैंने डेट ज्यादा ले लिया तो फिक्स्ड कॉस्ट और बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। और अपना अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो हम जो है डेट ज्यादा लेंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो अपन डेट जो है ज्यादा लेंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट कम है, थोड़ी बहुत फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ भी गई बिकॉज ऑफ डेट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ज्यादा है तो और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अगला है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। सर मार्केट में अगर बूम है ना, तो लोग जो हैं, अगर इफ देयर इज अ बूम इन द मार्केट, मार्केट में अगर बूम है, तेजी है, तो लोग शेयर्स खरीदते हैं, पता होगा आपको, है ना, इक्विटी वाल को ज्यादा लेंगे, तो कंपनी को भी इक्विटी ज्यादा इशू करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स जो है गाइस, इन्वेस्टर्स जो है इक्विटी ज्यादा खरीदना चाहते हैं। ड्यूरिंग बूम पीरियड investors want to purchase या investors want to invest in equity, then the company have to issue more equity, ठीक है। and if there is a depression, मार्केट में मंदी है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उनके लिए सेफ क्या होगा? डेट, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उनका इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, भले ही कंपनी प्रॉफिट कमा रही है चाहे नहीं कमा रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को डेट ज्यादा प्रेफरेबल है, तो कंपनी को भी डेट ज्यादा इशू करना पड़ेगा। द कंपनी हैव टू इशू मोर डेट। क्लियर। अब आते हैं कंट्रोल। कंट्रोल किसके हाथ में होता है सर? इक्विटी वालों के पास या डेट वालों के पास? सर इक्विटी वालों के पास होता है। दे हैव अ राइट टू कंट्रोल, दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। तो अगर मैं चाहता हूं कंट्रोल मेरे हाथ में ही रहे, मेरे हाथ से कहीं ना जाए, तो इक्विटी तो इशू नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इक्विटी इशू कर दिया तो आप भी आ जाओगे, आप भी कहोगे भैया मुझे भी तो कंट्रोल दो, मैं भी तो इक्विटी वाला हूं। तो अगर मैं चाहता हूं
कि इफ आई वांट टू रिटेन द कंट्रोल इन माय हैंड्स देन विल इशू मोर डेट, क्योंकि डेट वालों के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जो है बाल को अपने हाथ में नहीं चाहता तो विल इशू मोर इक्विटी। अगर मुझे कंट्रोल नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मुझे कंट्रोल नहीं चाहिए यार, एक काम को इक्विटी इशू कर दो, ले भाई तू कंट्रोल ले, तू निकल, है ना। तो कंट्रोल ज्यादा चाहिए तो डेट इशू करो, कंट्रोल नहीं चाहिए तो इक्विटी इशू कर दो। सब पीरियड ऑफ फाइनेंस, अगर बाल को हमें लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा चाहिए या फिर बोल सकते हैं अपन परमानेंट पैसा चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे सर, अपन इक्विटी शेयर्स ज्यादा लेंगे सर। वाई इक्विटी? बिकॉज इक्विटी नीड टू बी रिडीम्ड आफ्टर ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इक्विटी के पैसे बाल को जब कंपनी बंद होती है तब वापस होते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, परमानेंट पैसा चाहिए तो आप इक्विटी लीजिए, और अगर बाल को आपको मीडियम पीरियड के लिए पैसा चाहिए तो आप डेट लीजिए, क्योंकि डेट के पैसे बाल को अपन कुछ टाइम बाद वापस कर देते हैं, है ना। टैक्स रेट, तो भैया अगर आपकी कंपनी का टैक्स रेट ज्यादा है तो आपने 11 में पढ़ा होगा बाल को कि जहां पर भी हमें इंटरेस्ट देना होता है ना, उसकी वजह से हमें टैक्स में एडवांटेज मिलता है। आप तो कॉमर्स वाले बच्चों, आपको इतना आइडिया होगा, ठीक है। सो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो डेट ज्यादा लीजिए। तो हमारा टैक्स रेट ज्यादा है तो हम डेट ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है जी। अगर टैक्स रेट ज्यादा है बाल को तो हम लोग डेट ज्यादा प्रेफर करेंगे, और अगर गाइस टैक्स रेट कम है तो बाल को हम लोग डेट जो है वो कम प्रेफर करेंगे, ठीक है। टैक्स रेट ज्यादा तो डेट ज्यादा, टैक्स रेट कम तो डेट कम, इक्विटी ज्यादा। ठीक है जी, तो टैक्स रेट ज्यादा है तो डेट ज्यादा लीजिए ताकि ज्यादा टैक्स एडवांटेज मिले, और टैक्स रेट कम है तो आप इक्विटी ले लीजिए, क्योंकि फर्क तो पड़ना नहीं है, ठीक है जी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी का आरओआई बढ़ाएं तो आपको सस्ता सोर्स लेना चाहिए। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट। तो अगर आप कंपनी का प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो तो सस्ता सोर्स लो। सस्ता कौन सा पड़ता है? सस्ता पड़ता है डेट, क्योंकि डेट के ऊपर इंटरेस्ट कम जाता है और इक्विटी पर डिविडेंड ज्यादा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अपनी कंपनी का आरओआई बढ़ाना है, अगर आपको कंपनी का अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए गाइस आप क्या करिए जी, डेट को ज्यादा लीजिए, क्योंकि वो चीपर सोर्स होता है, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू इंक्रीज द आरओआई देन प्रेफर मोर इक्विटी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गाइस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है सर? सेबी और कंपनीज एक्ट 2013। सर इसके अंदर अपन कोई एरो नहीं बनाएंगे कौन सा ज्यादा ले कौन सा कम ले, नहीं। सिंपल याद रखो कि जब भी आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेने जा रहे हो, सिंपल याद रखो कि जब भी आप ये डिसाइड करने जा रहे हो कि पैसा डेट से लेकर आऊं या फिर पैसा इक्विटी से लेकर आऊं, तो एक बात ध्यान रखना, क्या कि आपको इन दोनों की गाइडलाइंस को रीड कर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क there are two regulatory bodies, SEBI and companies at 2013, and whenever we are going to choose the debt or the equity, we should follow the guidelines given by SEBI or Companies Act 2013 guys, clear? तो गाइस देखो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। डिविडेंड डिसीजन में अपन ये डिसीजन लेते हैं कि डिविडेंड ज्यादा दें, डिविडेंड कम दें या डिविडेंड ना दें। और आपको पता होगा बाल को डिविडेंड ना देने को बाल को अपन क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। ओके, तो या तो डिविडेंड ज्यादा देंगे या कम देंगे या डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है जी। ओके चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं बाल को, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा था ना, वही सेम फैक्टर्स बाल को आप जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, ओके चलिए। तो पहला है अर्निंग्स। अब आप बताओ सर जी अगर अर्निंग्स ज्यादा होंगी तो क्या करेंगे सर? डिविडेंड ज्यादा देंगे, है ना। अर्निंग्स ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, और अगर अर्निंग्स कम तो डिविडेंड भी कम। भाई अर्निंग ज्यादा करोगे तो डिविडेंड ज्यादा दे पाओगे, अर्निंग कम करोगे तो डिविडेंड भी कम करेंगे गाइस, ठीक है जी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, सर मैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हर जगह मेरी जो डिविडेंड अर्निंग है वो स्टेबल है। सर मैं पिछले 10 साल से अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो अगर मेरी अर्निंग स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ज्यादा है, अगर मेरी अर्निंग ज्यादा स्टेबल है, ठीक है जी,
तो क्या मुझे पैसा बचा के रखने की जरूरत है? नहीं सर, आप डिविडेंड दे सकते हो। भाई जब अर्निंग स्टेबल है, हर साल कमा ही रहे हो, तो बचा के क्या करोगे? अगले साल फिर कमा लोगे। लेकिन अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, सर इस साल पैसा कमाया, अगले साल कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा गारंटी नहीं है, तो पैसा बचा लो आप पहले, है ना। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ज्यादा थे तो डिविडेंड ज्यादा दे रहे थे, और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कम है तो डिविडेंड भी कम देंगे, ठीक है जी, या फिर रिटेन्ड अर्निंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का कीवर्ड है वो क्या है जी? अर्निंग पोटेंशियल। अर्निंग पोटेंशियल ये कीवर्ड ध्यान रखना। दूसरी चीज ये कि सर अगर मैंने आप ज्यादा लोगों की डिविडेंड को स्टेबल कर रखा है, जैसे आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो जितने ज्यादा लोगों को गारंटी दोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। सिमिलरली जितने ज्यादा लोगों की डिविडेंड को स्टेबल करोगे, अगर आपकी कंपनी का स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, आपने अपनी कंपनी में स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड ज्यादा कर रखा है, तो आपको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोगों की डिविडेंड को स्टेबल करोगे उतना ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कम होगा तो आप डिविडेंड कम दे सकते हो। भाई जब आपने लोगों की डिविडेंड को स्टेबल नहीं कर रखा तो आप डिविडेंड कम डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ज्यादा डिविडेंड स्टेबल कर रखी है तो आपको डिविडेंड भी ज्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, सर अगर मैं ग्रोथ ज्यादा करूंगा, अगर मुझे बाल को ग्रोथ ज्यादा करनी है तो मुझे रिटेन अर्निंग करना पड़ेगा, डिविडेंड बांटना नहीं पड़ेगा। भाई ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए ना, अब बांट दोगे तो बचेगा क्या? ग्रोथ कैसे करोगे? ठीक है जी, तो ग्रोथ ज्यादा करनी है तो रिटेन अर्निंग ज्यादा करेंगे, और अगर ग्रोथ नहीं करनी है तो आप डिविडेंड बांट सकते हो। प्रॉफिट बचाने की जरूरत नहीं है, बांट दो। अगला है सर कैश फ्लो पोजीशन। क्या है मेरे भाई? कैश फ्लो पोजीशन। मैंने बताया था ना, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अब बाल को आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, करोड़ों आ रहे हैं करोड़ों जा रहे हैं, तो बचा के रखने की जरूरत क्या है? बांट दो, डिविडेंड ज्यादा देंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बेकार है, आज पैसा आया है कल आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, तो मैं क्या करेंगे मेरे भाई? रिटेन अर्निंग करेंगे या फिर डिविडेंड कम देंगे, ठीक है। अगला है जी टैक्सेशन पॉलिसी। अगर आपकी कंपनी का टैक्स रेट ज्यादा होगा, अभी बात बताओ बाल को, जैसे मान लीजिए सर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए टैक्स दिया, डिविडेंड जाएगा 90 रुपए, है ना। लेकिन प्रॉफिट अगर आपको 100 रुपए का हुआ, टैक्स आपने 60 रुपए टैक्स ही दे दिया, तो डिविडेंड कितना बचा? 40 रुपए बचा ना। तो टैक्स जब कम था तो प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है, डिविडेंड ज्यादा देंगे। टैक्स ज्यादा है तो प्रॉफिट कम बच रहा है, डिविडेंड कम देंगे। तो टैक्स रेट ज्यादा तो डिविडेंड कम, और टैक्स रेट कम तो डिविडेंड ज्यादा। डन। चलिए सर, अगला है जी स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, सर अगर आपको मार्केट से पॉजिटिव रिएक्शन चाहिए तो पॉजिटिव रिएक्शन कब मिलेगा? जब डिविडेंड ज्यादा दोगे। भाई अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आपकी तारीफ हो, लोग आपकी तारीफ करें, आपको मार्केट से पॉजिटिव रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डिविडेंड ज्यादा दीजिए। और अगर आप पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप क्या करिए? डिविडेंड कम दीजिए, ठीक है जी। तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन अगर आपको चाहिए तो डिविडेंड ज्यादा दो, नेगेटिव रिएक्शन चाहिए तो डिविडेंड कम दो, ठीक है। अगला है सर एसेस टू कैपिटल मार्केट। एसेस का मतलब क्या होता है गाइस? पहुंच। मार्केट में आपकी पहुंच कैसी है, बातचीत कैसी, पकड़ कैसी है आपकी मार्केट में। तो अगर आपकी मार्केट में पकड़ अच्छी है, अगर आपकी मार्केट में पकड़ अच्छी है और आपकी मार्केट में पहुंच अच्छी है, बातचीत कैडी है, तो पैसा बचा के रखने की जरूरत नहीं है। जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी मार्केट में जाना, उठा लेना। लोग तो आपको, आपकी पहुंच अच्छी है, लोग आपको पैसा दे देंगे।
तो अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है तो लोग आपकी कंपनी में पैसा आसानी से लगा देंगे, आप डिविडेंड ज्यादा दीजिए। और अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी कम है तो आप डिविडेंड कम दीजिए या फिर रिटर्न अर्निंग करनी है, क्योंकि अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मार्केट में पहुंच नहीं है, तो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे नहीं आसानी से। तो जो पैसा प्रॉफिट आपने कमाया उसे बचा लो, क्योंकि मांगने जाओगे तो कोई देगा ही नहीं, आपकी बातचीत अच्छी है ही नहीं। अगला है सर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस। सर अगर शेयर होल्डर्स कहते हैं क्या, अगर शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस कहती है कि डिविडेंड ज्यादा दो तो कंपनी को डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स है। तो अगर शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस कह रही है द डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देन द कंपनी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड। एंड इफ द शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस आर टुवर्ड्स लेस डिविडेंड or no dividend, then the company will declare less dividend or will not distribute the dividend. अगर तो शेयर होल्डर्स कह रहे हैं नहीं नहीं यार एक काम करो, पैसा मत बांटो, रख लो अपनी कंपनी के अंदर, तो कंपनी में पैसा रख लिया जाएगा। तो जो भी प्रेफरेंस होगी शेयर होल्डर्स की वही मानी जाएगी। ठीक है, अगला है जी लीगल कंस्ट्रेंट। सेबी और कंपनीज एक्ट 2013। तो भैया जब भी आप डिविडेंड बांटने जा रहे हो तो कुछ लीगल कंस्ट्रेंट है, सेबी की गाइडलाइंस हैं, कंपनीज एक्ट 2013 की गाइडलाइंस हैं, तो एक बार इन्हें पढ़ लेना। तो जब भी आप क्या डिविडेंड बांटने जा रहे हो, जस्ट रीड द गाइडलाइंस गिवन बाय द सेबी एंड द कंपनीज एक्ट 2013। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, तो पैसे के जितने ज्यादा प्री कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स जितने ज्यादा होंगे, अब मान लो आपने 10 लोगों से उधार ले रखा है, तो क्या होगा, जैसे पैसा आएगा आपको उन 10 लोगों को पैसा देना पड़ेगा। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कि भैया पहले पैसे हमें दो, बाद में डिविडेंड देना। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स ज्यादा तो रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर ज्यादा रहेंगी, है ना, और आपको डिविडेंड कम बांटना पड़ेगा या नहीं बांटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आपने किससे उधार नहीं ले रखा, तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी, आप उस केस में डिविडेंड बांट सकते हो। अगला है जी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। गाइस सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन याद है ना आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें अपने को ये डिसाइड करना था कि कहां इन्वेस्ट करें, ठीक है, कौन से प्रपोजल पे इन्वेस्ट करें। तो पहला फैक्टर बाल को पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। सर प्रपोजल 1 में 5 लाख रुपए कैश आएगा, प्रपोजल 2 में 7 लाख आएगा, प्रपोजल 3 में 2 लाख रुपए आएगा। अब आप बताओ कहां इन्वेस्ट करें सर, 5 लाख पे, 7 लाख पे, 2 लाख पे? सर तो 7 लाख पे करेंगे। ठीक है, सो प्रपोजल 2 शुड बी सिलेक्टेड, प्रपोजल 2 शुड बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा आपको? कैश फ्लो। अगला है जी रेट ऑफ रिटर्न। सर रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला देख लीजिए प्लीज। रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न आने वाला है, अपॉन में कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रपोजल 1 में 13% आएगा, प्रपोजल 2 में 24%, प्रपोजल 3 में 15%। तो आप कहां इन्वेस्ट करोगे? सर हम तो प्रपोजल 2 पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा है सर। ठीक है जी, तो प्रपोजल 2 शुड बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रपोजल 2 शुड बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अगला है सर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। अब सर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट और रेट ऑफ रिटर्न के अलावा भी कुछ अदर क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि मान को अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगने वाला है। ठीक है जी सर, कितना रिस्क एसोसिएटेड होगा। ठीक है जी सर, टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए अपन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ओके, तो ये कुछ अदर क्राइटेरिया है बाल को जो हमें ध्यान में रखने हैं जब भी अपन क्या लेने जा रहे हैं भैया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो ठीक है जी, अब आ जाओ सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पे। तो बाल को यहां पर हमारे सारे फैक्टर्स खत्म होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का बाल को ऑलमोस्ट एंड आ चुका है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम कर रहे थे गाइस, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, कहां लगाएंगे, इसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं।
सर पहला ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरे भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ का मतलब पहले क्या होता था, पहले होता मेरे भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और आज की डेट में क्या होता है सर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, टू एंश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ सफिशिएंट फंड, पर्याप्त पैसा कंपनी में लाना, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। उस फंड्स को अच्छे से यूज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को, कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तभी सारे कामों के अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। अवॉइड आइडल फाइनेंसिंग, ठीक है जी, तो फाइनेंस जो अच्छे बेकार यूज ना किया जाए, अच्छे से यूज किया जाए उसका, ठीक है। कि देखो आइडल फाइनेंसिंग का मतलब होता है जितना पैसा चाहिए अगर आपने एक बार में अवेलेबल करवा दिया तो उसका मिसयूज हो जाएगा, तो हमें आइडल फाइनेंसिंग नहीं करना है, एक बार जितना पैसा चाहिए उतना अवेलेबल नहीं कराना है गाइस, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हो गए गाइस, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग बाल को एक कीवर्ड देता हूं आपको, उसको बोलते हैं भाई फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार किए जाते हैं। पैसे का क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, यही सब तो प्लानिंग था। वैसे ही बाल को फाइनेंस की प्लानिंग करना, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाने के प्रोसेस को बाल को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग is the process of estimating the requirement of funds, specifying the source of fund, utilizing them in an optimum manner। देखो बाल को ये देखो ये रहा, financial planning is basically concerned with the preparation of financial blueprints। सर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स तैयार करने के प्रोसेस को बाल को अपन फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। क्लियर? स्टेप्स क्या क्या होते हैं? देखो भैया सबसे पहले आप फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए, पॉलिसी बनाइए, रूल्स बनाइए, सिर्फ रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो निकालिए, फोरकास्टिंग द नीड्स ऑफ फाइनेंस, क्या रिक्वायरमेंट होंगी। उसके बाद कहां से अल्टरनेटिव्स निकालिए, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करिए और इंप्लीमेंट कर दीजिए। कहीं ना कहीं बाल को आपको प्लानिंग प्रोसेस की तरह लगेगा कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, रूल्स बनाए, पॉलिसीज बनाए, कितना पैसा चाहिए ये एस्टिमेट किया, उसके बाद अल्टरनेटिव्स ढूंढे, इवेल्युएट किया और सिलेक्ट किया और इंप्लीमेंट कर दिया गाइस, ठीक है जी। तो ये बाल को आपके 6 स्टेप्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। क्लियर? तो प्लानिंग प्रोसेस अगर आपको याद है तो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आता नहीं है कई बार, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना सर, रूल्स एंड पॉलिसीज बनाना सर, फोरकास्ट करना कितना फंड चाहिए, अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना और इंप्लीमेंट कर देना। आ जाओ सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या है मेरे भाई? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी कंपनी के अंदर पैसा चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी है? क्योंकि जब भी कंपनी के अंदर पैसा चाहिए हो तो कंपनी के अंदर पैसा हो, ठीक है। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। दूसरा, कंपनी के अंदर फालतू का पैसा ना हो। टू एंश्योर अननेसेसरी फंड्स इज नॉट रेज्ड, कंपनी के अंदर फालतू का पैसा इकट्ठा ना किया जाए, रेज ना किया जाए। ये हमारा 2 मकसद होते हैं, क्या? जब भी पैसा चाहिए वो पैसा हो और फालतू का पैसा ना हो। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फायदे क्या क्या है सर, रोल क्या क्या है, इंपॉर्टेंस या फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला है सर ऑप्टिमम फंड्स, पर्याप्त पैसा कंपनी के अंदर होना चाहिए। डिफरेंट एक्टिविटीज में फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है जी। फंड्स को अच्छे से यूज करो, जब तक प्लानिंग नहीं करोगे तो फंड्स को अच्छे से यूज नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल प्लानिंग फंड्स को अच्छे से यूज करने में हेल्प करता है, वेस्टेज को कम करने में हेल्प करता है। प्लान करके चलेंगे तो वेस्टेज कम होगी, ठीक है जी। फ्यूचर चैलेंज प्लानिंग करोगे तो फ्यूचर में होने वाले चैलेंजेस के लिए पहले से प्लान करके बैठोगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच का इस्तेमाल कर पाओगे, मिली जुली अप्रोच का इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है जी। और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज, फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में अच्छा खासा लिंक स्टैब्लिश हो सकता है। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिंक स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है गाइस, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिंक स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है भाई, ठीक है जी। क्लियर है? ओके गाइस, तो समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या किया और किया। तो सर एक तो हमने किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा, है ना। उसके बाद बाल को अपन ने किया फाइनेंशियल
प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूज ऑफ फाइनेंस करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में अपन फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स को तैयार करते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने बाल को फाइनेंसिंग डिसीजन देखे, फाइनेंशियल डिसीजंस को कवर किया गाइस हम लोगों ने, ठीक है जी। उसके बाद फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल किया, उसके फैक्टर्स किए। उसके बाद हम लोगों ने गाइस फाइनेंसिंग डिसीजन किया, जिसको अपन कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम लोगों ने डिविडेंड डिसीजन किया, डिविडेंड डिसीजन, उसके फैक्टर्स किए। फाइनेंशियल प्लानिंग में गाइस अपन ने प्रोसेस किया फाइनेंशियल प्लानिंग का, ठीक है जी। उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ही ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद उसके रोल या इंपॉर्टेंस किया है ना, रोल या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये बाल को हमने पूरे चैप्टर के अंदर कवर किया है। क्लियर, क्लियर है क्या बाल को? यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म होता है। और मुझे लगता है कि आपको शायद अब विश्वास हो गया कि अगर ऐसा ही हम लोग ये वीडियोस लेके आते रहेंगे तो आपका विश्वास जरूर सफल होगा गाइस, ठीक है जी। ओके, तो बस थैंक यू सो मच एवरीवन। और बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, थोड़ा डेडिकेशन ज्यादा लगेगा, हार्ड वर्क ज्यादा करना है और अपने मार्क्स जो चाहते हैं उसे स्कोर करना है गाइस, ठीक है जी। और मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बाल को एक नई वीडियो लेके आ जाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना, बाय।